स्वागत है आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड के अंदर। तो एपिसोड को शुरू करने से पहले दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग कह रहे थे कि भाई जिन्वू कहाँ पर चला गया, जिन्वू को भी लेकर आओ। तो यार मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक्चुअल में अब जिन्वू काफी ज्यादा ओल्ड हो गया है। तो अब जिन्वू की जो जगह है उसका बेटा सांग सुहो लेगा, जो कि सेम टू सेम जिन्वू की तरह ही दिखता है। उसके अंदर जिन्वू की ही पावर्स है, बस फर्क ये है कि अब वो जिन्वू से भी ज्यादा ताकतवर अपने आप को बना सकता है। और वही हम लोग जर्नी देखेंगे कि किस तरीके से वो फाइट करता है, क्योंकि जिन्वू के वर्ल्ड में जिस तरीके से डंजन्स होते थे, हंटर्स होते थे, मॉन्स्टर वगैरह होते थे, उसी तरीके से अब ये जो नई दुनिया है उसके अंदर भी कुछ इसी टाइप के मॉन्स्टर होंगे, जिनसे फाइट कर कर जिन्वू का बेटा सांग सुहो अपने आप को लेवल अप करेगा। और बीच बीच में हम लोगों को जिन्वू दिखाया जाएगा। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार से ही चलेगी। आई होप आप समझ गए होंगे। तो जैसा कि हम लोग लास्ट वाला एपिसोड में देख लिया था कि जिन्वू का बेटा सुहो अपना लेवल अप करते हुए इग्रीस को, बेरू को और काफी सारे और भी जो शैडो सोल्जर्स होते हैं उन सभी को हराकर आगे बढ़ रहा होता है। और फिर जिन्वू के शैडो सोल्जर में जो टाइटन शैडो सोल्जर होता है वो भी उससे फाइट करता है। सुहो को उससे लड़ने में थोड़ी सी दिक्कत तो हो रही थी, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता है और उससे फाइट करता है। जिसपे वो शैडो सोल्जर सुहो से कहता है कि अपने किंग की आर्मी को ज्वाइन करने के बाद मैंने अपना सर नीचे रखा और बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया। हालांकि बाकी सभी जो लोग थे उनको तो मैं याद भी नहीं हूँ, और इसीलिए इस बार मैं अपने किंग की लॉयल्टी को साबित करने के लिए कि मैं अपने किंग के लिए कितना ज्यादा लॉयल हूँ, ये प्रूफ करने के लिए अब मैं सबको दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। और फिर वो सुहो से लड़ने ले जाता है और सुहो भी उसको काफी अच्छी टक्कर दे रहा था। और वो बहुत ज्यादा तेजी में गुस्से से अपने अंदर से बहुत तगड़ी पावर रिलीज करता है, जिसकी वजह से सबकी हालत खराब हो जाती है। और तभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं टस्क को, जो कि फिर से यहाँ पर थोड़ा सा मजा लेने के लिए आ गया था। टस्क सुहो के ऊपर अपनी छड़ी से अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन इस बार सुहो तैयार था और उसके अंदर से जो पावर रिलीज हो रही थी वो टस्क के पास भी जाती है। टस्क बेचारा तो उसकी पावर को बड़ी मुश्किल से रोक पाता है, उसकी तो हालत खराब हो जाती है। अब टस्क सोचता है कि थोड़ा सा मैं दूर ही चला जाता हूँ, नहीं तो बेमतलब में मेरी भी पिटाई हो जाएगी। लेकिन सुहो टस्क को इस बार छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वो टस्क से कहता है कि चलो अब इसको खत्म करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बोरिंग हो गया है और अगर तुम्हारे पास कुछ नया नहीं है मेरे को दिखाने के लिए तो मुझे भी मजा नहीं आएगा, तो निकलो यहाँ से। और वो टस्क को खत्म कर देता है और टस्क भी अब यहाँ से डिसअपेयर हो जाता है, यानी कि उसने टस्क को भी हरा दिया है। अब इस चीज को देखकर तो सुहो काफी ज्यादा खुश होता है कि उसने यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स को हरा दिया है, और सबसे ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर जो कि एक्चुअल में है नहीं, टस्क की बात कर रहा था ये वैसे, उसको भी उसने हरा दिया है। सुहो अपनी पावर को देखते हुए कहता है मेरे स्टेट्स तो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं। अब सुहो ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी वहां पर जिन्वू के शैडो आर्मी का सबसे ज्यादा पावरफुल शैडो सोल्जर आता है, यानी कि बेलियन। बेलियन को वहां पर देखकर तो सुहो बहुत ज्यादा हैरान होता है कि अबे ये कौन है, वैसे क्या ये और भी ज्यादा ताकतवर है क्या, क्योंकि वो बेलियन के सामने एकदम छोटा सा लग रहा था। सुहो उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि सच में ये तो और भी ज्यादा ताकतवर लग रहा है, और सच बताऊं तो ये उस एंट मॉन्स्टर से भी ज्यादा ताकतवर लग रहा है। सुहो बेलियन से कहता है कि वैसे तुम बातचीत तो करते हो ना, कुछ बोलते हो ना, लड़ाई को शुरू करने से पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था, तो क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ? मेरे को तुम ये बताओ कि आखिरकार मैं कितने ज्यादा परसेंटेज मॉन्स्टर से अभी तक लड़ चुका हूँ, यानी कि अभी मेरे को कितने और मॉन्स्टर से लड़ना है, क्योंकि मैं तब से बस मॉन्स्टर से लड़े जा रहा हूँ लड़े जा रहा हूँ और ये खत्म ही नहीं हो रहे हैं, पता नहीं कितने सारे हैं। और तभी बेलियन उसको एक बहुत बेहतरीन सा प्यारा सा अच्छा सा सरप्राइज देता है। वो उससे कहता है कि जिन सोल्जर से तुमने डेमन कैसा में फाइट की थी, अगर तुम उनको हटा दो तो तुमने तो सिर्फ अभी बहुत कम से फाइट की है, मतलब ना के बराबर सोल्जर से। अब इस बात को सुनकर तो सुहो बहुत ज्यादा हैरान होता है, कहता अबे मैंने इतने सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया, मुझे लगा कि मैंने बहुत सारों को मार दिया, मैंने इतने सारों को हरा दिया, लेकिन अबे ये क्या लॉजिक चल रहा है। और फिर सुहो कहता है कि ठीक है तो अब मेरे को तुमसे लड़ना है, चलो ठीक है लड़ाई करते हैं शुरू। बेलियन सुहो से कहता है कि तुम थोड़े ज्यादा यंग हो गए हो माय लिटिल किंग, और अपनी तलवार निकाल कर सुहो से फाइट करने के लिए तैयार होता है। सुहो तो उसको ही देख रहा था और वो तैयार था उसे फाइट करने के लिए, कभी अपनी तलवार निकालेगा और उससे फाइट करेगा, लेकिन सुहो के आंखों के सामने से एक बहुत
तेजी से तलवार पास होती है और उसके बगल से बहुत तगड़ी एक बिजली चमकती है। अब इसी को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, उससे बाल बाल बचता है। वो सोच रहा होता है कि अबे ये क्या है, और तब जाकर उसको पता चलता है कि एक्चुअल में बेलियन ने, यानी कि जो बड़ा सा नया मॉन्स्टर आया है, इसने उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड से इतनी तेजी से अटैक कर दिया कि इसको दिखा भी नहीं। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अबे ये मॉन्स्टर क्या है, और आखिरकार ये सभी के सभी लोग मेरे को लिटिल किंग क्यों कह रहे हैं। मेरा पास्ट से किसी तरीके से ये सब कुछ कनेक्टेड है क्या, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और वो बेलियन के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार तुम सभी के सभी मेरे को लिटिल बच्चा बच्चा क्यों कह रहे हो, तुम लोग मेरे को चिढ़ा रहे हो क्या। और वो गुस्से में बेलियन के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन वो देखता है कि बेलियन तो वहां पर है ही नहीं। उल्टा बेलियन ने उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से उसको चोट भी लग जाती है और वहां से खून आने लगता है। और बेलियन जब सूहो के ऊपर अटैक कर कर जमीन पे जाकर अपना पैर रखता है तो वहां पर पूरी जमीन ही उखड़ जाती है। अब इस चीज को देखकर तो सूहो का मुंह खुला खुला जाता है, अबे ये क्या बंदा है, मतलब ये इतना ज्यादा ताकतवर है क्या। और फिर बेलियन सूहो के नजरों के सामने से एकदम से गायब होता है और काफी ज्यादा तेजी से वो सूहो के ऊपर चारों तरफ से अटैक करने लगता है। सूहो तो उसकी स्पीड को देख ही नहीं पाता है, उसे तो समझ ही नहीं आता है कि वो उसके ऊपर कहाँ से अटैक कर रहा है और वो उसके ऊपर उल्टा कहाँ पे अटैक करे, उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। उसको तो बस लाइंस दिख रही होती है कि उसके चारों तरफ पर्पल कलर की लाइन जा रही है, उसे तो पता नहीं चल रहा होता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। और बेलियन की इतनी ज्यादा तेज रफ्तार था कि आसपास के जितने पत्थर थे वो पूरे के पूरे उखड़ गए थे जमीन से। हालांकि सूहो भी बेलियन को टक्कर तो दे रहा था, बेलियन जो उसके ऊपर अटैक कर रहा था, सूहो उन अटैक को डॉज कर पा रहा था। और तभी सूहो बेलियन को पकड़ लेता है। वो उसके पकड़ते हुए कहता है कि मानता हूँ कि वीपन तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा, तुम्हें उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं तुमको पकड़ तो सकता ही हूँ ना। और फिर वो बेलियन के ऊपर एक अटैक करने के लिए काफी ज्यादा तेजी से की तरफ जाता है और उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन बेलियन अपनी तलवार उसके आगे ले आता है, जिस वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तो वो फिर से रेडी होता है बेलियन के ऊपर अटैक करने के लिए। तो वो बेलियन से कहता है कि अगर तुम अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल कर कर मेरे अटैक से बचोगे। और फिर काफी ज्यादा तेजी से जाकर वो बेलियन के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और इस बार वो सक्सेसफुली उसके ऊपर अटैक कर भी देता है। बेलियन काफी ज्यादा दूर जा गिरता है और जहां पर बेलियन जाके गिरता है वहां की पूरी जमीन ही उखड़ जाती है। सूहो बेलियन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमको हराने के लिए ये काफी नहीं है, और अगर हम लोग इसी तरीके से फाइट करते रहेंगे तो हम में से कोई भी नहीं हारेगा। अच्छा मुझे तुम ये बताओ, इस जगह के तुम मास्टर हो क्या, तुम ही हो क्या इस जगह के मास्टर। और तभी वो बेलियन को देखता है जो कि अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। अब इस चीज को देखकर सूहो समझ जाता है कि ये बंदा रियल बॉस नहीं है। और तभी वो आसमान में देखता है तो उसको आसमान में काइजल दिखाई देता है। हालांकि इसको पता नहीं है कि काइजल कौन है, वो तो मैं आप लोगों को बताने के लिए बता रहा था। अब उसको देखते हुए सूहो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ओ तो मेरा असली दुश्मन आ गया है। और आप लोग को तो पता ही है कि काइजल के ऊपर कौन बैठा होगा। जी हाँ दोस्तों, वो जिन्वू ही है। जिन्वू काइजल के ऊपर से डायरेक्टली जंप मारता है और जब वो जमीन पर आकर अपना पैर रखता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और पूरी जमीन ही उखड़ जाती है। और उसके अंदर से इतनी ज्यादा पावर रिलीज होती है कि सूहो तो बड़ी मुश्किल से उसकी इस पावर से बच पाता है। सूहो जिन्वू की तरफ देखते हुए कहता है ओ तो ये वही बंदा है, तो यही है मेरा असली दुश्मन। तो असल में आप लोगों को बता देता हूँ कि एक्चुअली में ये जिन्वू ही है, लेकिन सूहो को कुछ मालूम नहीं है क्योंकि जिन्वू ने इस समय अपने चेहरे के ऊपर मास्क पहना हुआ है, तो उसको पता नहीं कि मेरा पिता है। तो वो एक तरह से इसको अपना दुश्मन समझ रहा है और अनजान इंसान की तरह से लड़ाई करेगा। और फिर जिन्वू भी अपना डैगर निकाल लेता है सूहो से फाइट करने के लिए और वो तैयार होता है सूहो से फाइट करने के लिए। सूहो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अबे डैगर। वो जिन्वू तो देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैंने अपना पहला दुश्मन देखा है जो कि एक इंसान है, तो शायद हम कुछ बातचीत कर सकते हैं। और वो उससे कहता है कि अरे सुनो सुनो, लेकिन जिन्वू उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। सूहो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये मेरा जवाब नहीं दे रहा है क्या, तो फिर ठीक है, अगर यही बात है तो फिर मैं इसको सबक सिखाऊंगा। और तभी वो जिन्वू के पीछे देखता है तो उसके पीछे एक गेट ओपन हो गया होता है। अब इस चीज को देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अबे ये गेट खुल गया, ये गेट यहाँ पर कैसे आ गया, क्योंकि मैंने तो अपने अभी तक एनिमी को हराया ही नहीं है। तो फिर इसका मतलब तो शायद यही है कि ये मेरी आखिरी बैटल है, तो अब मैं वापस घर पर जा सकता हूँ बस इस इंसान को हराने के बाद। तो ठीक है, मैं अपने इस आखिरी दुश्मन को हराता हूँ और फिर अपने घर वापस जाता हूँ।
और फिर वो जिन्वू से फाइट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। वो काफी ज्यादा तेज से जिन्वू के ऊपर जाकर अटैक करता है और जिन्वू भी उसके ऊपर अटैक करता है। दोनों के पंच एक दूसरे से टकराते हैं और बहुत तगड़ा धमाका होता है। हालांकि इस अटैक में दोनों में से किसी को भी ज्यादा चोट नहीं लगी थी। ऑब्वियस सी बात है, जिन्वू को तो चोट लगी ही नहीं होगी, बस सूहो को थोड़ी सी चोट लगी थी, उसके चेहरे पर कट आ गया था जिस वजह से उसका खून निकलने लगता है चेहरे पर। लेकिन सूहो फिर भी हार नहीं मानता। उसका तो मूड था कि वो अपने इस आखिरी दुश्मन को जरूर हराएगा और फिर से इन दोनों की लड़ाई शुरू होती है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर काफी ज्यादा तेजी से अटैक करने लगते हैं। सूहो अपने मन में सोचते कहता है कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा तेज है और ताकतवर भी। ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है क्योंकि इसके जो अटैक्स हैं वो इतने ज्यादा सटीक है, इतने ज्यादा परफेक्ट है कि मैं बड़ी मुश्किल से इसके अटैक को डॉज कर पा रहा हूँ। और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि इसके जो टेक्निक्स हैं, इसके जो अटैक्स हैं, वो जितने भी मैं भी शैडो सोल्जर से लड़ा हूँ उनसे ज्यादा परफेक्ट है। जिन्वू सूहो के ऊपर इतने सारी जगहों से, अलग अलग दिशाओं से उसके ऊपर अटैक करता है अपने डैगर से कि सूहो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। सूहो तो अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार इसने कितनी ज्यादा मेहनत की है और आखिरकार ये कितने सारे बैटल में लड़ा है, आखिरकार ये कितना परफेक्ट इंसान है और आखिरकार इसके ज्यादा स्किल्ड पर्सन बनने में मुझे कितना टाइम लगेगा। हालांकि सूहो काफी ज्यादा घायल था लेकिन वो हार मानने के लिए तैयार नहीं था। अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि ये स्किल्ड है, लेकिन इसका मतलब तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं हार मान जाऊं। मेरे जो स्टैट्स हैं वो भी काफी ज्यादा हाई हो चुके हैं और साथ ही मेरी जो कॉम्बैट स्किल है वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और इसको हैंडल करने के लिए वो काफी है। और ऐसा सोचते हुए कि शायद वो अपने इस आखिरी दुश्मन को इस बार तो हरा ही देगा, वो काफी ज्यादा तेज से जिन्वू की तरफ जाकर अटैक करता है और जिन्वू भी तैयार होता है उससे फाइट करने के लिए। सूहो काफी ज्यादा तेज से जिन्वू की तरफ जा रहा होता है अटैक करने के लिए। अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मानता हूँ कि इस इंसान के पास मेरे से ज्यादा पावर है, मेरे से ज्यादा हाई लेवल के स्टैट्स है, लेकिन फिर भी मेरे पास चांस है कि मैं इसको हरा सकता हूँ। और वो डायरेक्टली जाकर जिन्वू के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जिन्वू के ऊपर अटैक करते ही उसने अपने हाथ में जो ग्लव्स पहना हुआ था वही टूट जाता है। तो अब जिन्वू ने सूहो का वो ग्लव्स ही तोड़ दिया है जिसकी वजह से सूहो यहाँ पर काफी अच्छी लड़ाई कर पा रहा था। अब इस चीज को देखकर तो सूहो और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। उसके पूरे हाथ से, शरीर से खून ही खून निकल रहा होता, लेकिन वो हार नहीं मान रहा था। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि हाँ, ये मेरा दुश्मन है लेकिन फिर भी मैं इसकी इज्जत करता हूँ क्योंकि ये मेरे से ज्यादा ताकतवर है और अब मैं इसके जितना ही ताकतवर बनूंगा। और वो जिन्वू पे फिर से अटैक करता है लेकिन जिन्वू उसके इस अटैक से बच जाता है और उसके सर के ऊपर हाथ रखता है। अब इस चीज को देखकर तो सूहो बड़ा ही कंफ्यूज सा हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, इसने इस बार मेरे को नुकसान नहीं पहुंचाया, मेरे ऊपर अटैक नहीं किया। जिन्वू उससे कहता है कि वैसे तुमको ये गेम खेलने में मजा आया ना, तुमने एंजॉय किया ना। सूहो अपने मन में सोचते कहता है कि एक मिनट, गेम गेम और वो जिन्वू की तरफ देखता है। अपने इस दुश्मन की आवाज उसको जानी पहचानी से लगती है। जिन्वू से कहता है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बेहतरीन थी और तभी सूहो उस चेहरे की तरफ देखता है। वो कहता है कि ये आवाज तो डैड। और उस जिन्वू का चेहरा देखते ही पहचान जाता है कि एक्चुअल में ये उसका दुश्मन नहीं, उसके फादर जिन्वू है। और लेकिन तभी जिन्वू सूहो को पकड़ता है और उसके सामने जो गेट ओपन हुआ था उसमें उसको धक्का देता है। सूहो तो समझ ही नहीं पाता है कि ये क्या हो रहा है। जिन्वू उसको धक्का देते हुए कहता है कि तुमको अभी भी काफी लंबा रास्ता तय करना है। और सूहो जब अपनी आंख खोलता है तो काफी ज्यादा हैरान होता है, कहता है कि अबे अबे मैं कहाँ पर हूँ। और तभी वो अपने आसपास का नजारा देखते हो, कहता है अबे मैं तो स्कूल में हूँ, क्या ये कोई सपना था क्या। अब वो तो काफी ज्यादा हैरान होता है कि यार मुझे सब कुछ तो सच लग रहा था, ये सपना था, ये गेम ये था क्या एक्चुअल में। वो अपना सर पकड़ते हुए सोचने लगता है कि शायद ये सपना ही था, मैं बहुत ज्यादा गेम खेलता हूँ तो शायद ऐसा हो गया होगा मेरे साथ। आखिरकार वो सब चीजें क्या थी, कितनी ज्यादा अजीब चीजें थी, डंजन्स, फाइनल बॉस, मेरे पिता, ओ माय गॉड, ये सब क्या था। वो इन सब चीजों से परेशान ही था कि तभी वहां पर उसके क्लास की उसकी एक फ्रेंड आती है और उससे कहती है कि अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और वो सूहो से बोलती है कि तुम अभी तक घर नहीं गए, मैं क्लासरूम को लॉक करने जा रही थी। तो एक्चुअल में सूहो के स्कूल में भी जो क्लासरूम होता है बच्चों को जाने के बाद क्लोज कर देते हैं, जैसा कि आपके स्कूल में भी होता होगा। कहानी पर वापस आते हैं तो जो सूहो होता है वो उस गर्ल से कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ, जिसपे वो भी कहती है हाँ ठीक है ठीक है। और हम सूहो के क्लासरूम के टॉप पर जो फ्लोर होता है वहां पर देखते हैं जिन्वू को और जिन्वू के सारे मेन जो शैडो सोल्जर्स होते हैं उनको। सो दोस्तों असल में ये कोई सपना नहीं था, ये शायद जिन्वू का ही कोई प्लान है जो कि हम लोग को कहानी में
आगे जाके पता चलेगा। जिनवू कहता है, वैसे आर्किटेक्ट के ट्रिक का इस्तेमाल कर कर मैंने एटर्नल स्लमर को एक गेम में बदल दिया। वो काफी अच्छा आइडिया था। तभी इग्रीस जुनू से बोलता है कि माय किंग, वैसे क्या अभी सही समय नहीं है जब आप लिटिल मोनार्च को उनकी सारी पावर वापस लौटा दो? उन्होंने इस टेस्ट को कई बार दिया है और ये पहली बार था जब वो आप तक पहुंच गए। जिसपे जिनवू उन लोगों से कहता है कि अगर मैं ये विश्वास करता, मैं अपने ऊपर बिलीव करता कि मेरी अकेले की पावर ही ड्रैगन किंग को हराने के लिए काफी है, तो तुम लोगों को लगता है कि क्या मैं उससे जीत पाता? इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ज्यादा ताकतवर हो। अगर तुमको विश्वास ही नहीं है और इस बात की गारंटी है कि तुम्हारी हार पक्की है, तो तुम वहां से दूर भाग जाओगे। और एक ऐसे ओपोनेंट से लड़ना जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर है बिना किसी प्लान के, ये एक बेवकूफी ही होगी। और जैसा कि आप में से काफी सारे लोग पूरे साल तो पढ़ाई करते नहीं हो, बस मजे लेते हो, और जब पेपर से कुछ दिन पहले बचा हुआ होता है तो फिर एक बढ़िया सा प्लान बनाकर कि हाँ 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 ये टॉपिक मेन है, इसी को पढ़ लेता हूँ, और फिर पेपर में पास भी हो जाते हो। क्या बोल रहे हो? हमारा तो कोई और जुगाड़ होता है। हाँ हाँ मुझे पता है तुम लोगों के काफी सारे जुगाड़ होते हैं, वो सब छोड़ो, कहानी पर वापस आते हैं। इग्रीज भी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि हाँ सही कहा, ये काफी जल्दी है, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक दिन वो ये सब कुछ जरूर सीख जाएंगे। वो ये जरूर सीख जाएंगे कि किस तरीके से सिचुएशन के हिसाब से अपनी पावर का इस्तेमाल करना है। और अगर ऐसी सिचुएशन आ भी गई कि उन्हें खुद ही नहीं पता कि उनको क्या करना है, किस तरीके से अपनी पावर का इस्तेमाल करना है, तो ये बात तो पक्का है कि वो इस सिचुएशन को भी हैंडल कर लेंगे। इस तरफ हम लोग सूहू को देखते हैं, जिसको कि पता नहीं कितने सालों बाद एक लड़की मिली थी, तो भाई उससे पूरी दबा के अच्छे से बात कर रहा था। वैसे आप लोगों को तो यार ये भी नसीब नहीं होता है। तो सूहू की किस्मत थोड़ी सी अच्छी है, इसे बात करने का मौका मिल गया है, तो ये भी लगा हुआ है फुल एंजॉय करने में। लेकिन तभी उसका दिमाग में पता नहीं क्या होता है, वो कहता है कि यार, और वो फिर से जो उसने भी थोड़े समय पहले सपना देखा था गेम का, उसी के बारे में सोचने लगता है। इस तरफ हम लोग देखते हैं बेरू को, जो कि सूहू को ही देख रहा होता है, और फिर उसके पास जो सूहू की बचपन वाली ड्राइंग थी उसको निकालते हुए उसको देखकर रोने लगता है और कहता है कि माय माय लिटिल किंग। जिनवू भी बेरू की तरफ देखते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे कुछ इम्पोर्टेंट चीज करनी है, तो क्या मेरे को अपनी फैमिली को आज रात डिनर के लिए बाहर ले जाना चाहिए? ये भी ठीक रहेगा, काफी लंबा समय हो गया है। दूसरी तरफ न्यूज में बताया जाता है कि वांग डोंग सू और वांग डोंग सू ठगी करने वाले दोनों भाइयों को, जिन्होंने पूरे देश पर कब्जा कर लिया था, उन्हें आज दोपहर को गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर नेक्स्ट न्यूज बताई जाती है कि एक बहुत बड़े माउंटेन पर और उस माउंटेन के आसपास की जो जगह पर थी, वहां पर बहुत तगड़ी आग लग गई थी, लेकिन अब उस आग पर काबू कर लिया गया है। तो 52 फायर ट्रक्स और 800 से भी ज्यादा जो फायर फाइटर्स थे, उन लोगों को वहां पर भेजा गया था और उन लोगों ने उस आग के ऊपर काबू पा लिया है। और हम लोग यहाँ पर मिस्टर बेग को भी देखते हैं, जो कि एक्चुअल में अब एक फायर फाइटर हैं। तभी उनके साइड से कोई आता है और उनको पानी की बोतल देते हुए कहता है कि ये लो, काफी अच्छा काम किया तुमने। मिस्टर बेक, जो कि कुछ और ही सोच रहे थे अपने मन में, तभी वो भी उस तरफ देखते हुए कहते हैं कि थैंक यू। सो एक्चुअल में इनका नाम मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, आप लोगों को मालूम होगा, तो ये एनिमे की स्टार्टिंग में थे, तो आप लोग कमेंट करके बता देना। मिस्टर बेक अपने मन में सोच रहे होते हैं कि वैसे कैप्टन सांग काफी ज्यादा अमेजिंग है। हम अभी कुछ समय पहले ही आग बुझाने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनमें अभी भी इतनी एनर्जी बाकी थी कि वो उठकर फिर से अगला काम करने लगे। मुझे आशा है कि मैं एक दिन उनके जैसा जरूर बन जाऊंगा। तभी मिस्टर बेक आसमान में कुछ चीज उड़ती हुई देखते हैं। वो कहते हैं कि वैसे क्या आपको वो आसमान में कुछ दिखाई दे रहा है? जिस पे मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि मुझे भी पक्का नहीं पता, लेकिन शायद वो कोई एरोप्लेन है। दूसरी तरफ योजिन, जिससे उसका जो असिस्टेंट मैनेजर होता है, वो उससे पूछता है कि सर सब कुछ ठीक तो है ना? यूजिन उससे कहता है हाँ 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 सब कुछ ठीक है। वैसे अभी हम लोग किस चीज की बात कर रहे थे? जिसपे उसका असिस्टेंट मैनेजर उसको बताता है कि आपको डिसाइड करना था कि आखिरकार आप हमारी जो गेम की कंपनी है, जो कि जल्द ही रिलीज होने वाली है, उसका टाइटल क्या रखेंगे। चिंता मत करो, इस गेम का नाम फ्री फायर या पबजी वगैरह कुछ नहीं होगा। इस गेम का नाम होगा सोलो लेवलिंग गेम। अरे मजाक कर रहा हूँ। उसका मैनेजर कहता है कि सर आप मेरे को सुन रहे हो ना? सर आप क्या सोच रहे हो, मतलब सर। और तभी यूजिन ऑफिस के अंदर एंटर करता है और सभी को चिल्लाते हुए कहता है कि सभी लोग ध्यान से सुनो, मेरी वाइफ
प्रेग्नेंट है और मेरे बेबी को 6 हफ्ते हो चुके हैं। अब ये बात सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, यानी कि अपने प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट यो जिन को बधाइयां देते हैं। सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं ओ सच में, तो फाइनली अब आप फादर बन गए। तभी योजिन सभी लोगों से कहता है कि ठीक है ठीक है ठीक है, हमारी जो नई गेम है हम लोग उसका नाम रखेंगे ब्यूटीफुल वर्ल्ड, खूबसूरत दुनिया। ये बात सुन के बाकी लोग कहते हैं क्या क्या, जिस पे योजिन उन लोगों से कहता है कि क्यों, क्या हुआ, ये हमारी गेम के लिए परफेक्ट नाम नहीं है क्या? और वैसे भी हमारी जो गेम है वो हमारे प्लेयर को एक दूसरी ही वर्चुअल दुनिया दिखाती है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तो ब्यूटीफुल वर्ल्ड इसका नाम क्यों नहीं रख सकते हैं? कोई दिक्कत है क्या इसमें? उसके सारे एम्प्लॉय उससे कहते हैं कि प्लीज सर एक बार दोबारा से सोचिए, हमारी कंपनी का विश्वास इस गेम के ऊपर है, इस पर पूरी तरीके से निर्भर है, एक बार आप दोबारा सोचिए इसका नाम ब्यूटीफुल वर्ल्ड। ये एक बड़ा ही अजीब नाम है सर, प्लीज सर ऐसा मत कीजिए। अब उन सभी लोगों की बात सुनकर योजिन को कंफ्यूजन हो जाती है, वो अपने मन में सोचते कहता है कि अबे वैसे मैं क्या नाम इतना बेकार रखता हूँ क्या? अगर ऐसी बात है फिर तो मेरे को अपने बच्चे का नाम रखने से पहले एक बार जिनवू से बात करनी होगी। और फिर हंसते हुए कहता है कि लेकिन एक मिनट, जहां तक मेरे को फीलिंग आ रही है वो कौन सा अच्छा नाम रख लेता है, उसे भी तो ढंग से नाम रखने नहीं आता है, वो भी मेरे ही तरह है। जिस पे वो अपने बाकी सभी जो एम्प्लॉय होता है उनसे कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, सभी लोग ध्यान से सुनो, हम लोगों के पास ऑफिशियली एक इन्वेस्टर है जो कि हमारी गेम की कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। सभी लोग कहते हैं क्या इन्वेस्टर को, कौन कौन पैसे लगा रहा है? यूजन उसको बताता है और सबसे अच्छी बात तो ये है कि गेमिंग इंडस्ट्री में उसका सबसे बड़ा नाम है, उसको हर कोई जानता है, फेमस मिस्टर चोई, जिन्होंने डिसाइड किया है कि वो हमारी इस गेम की कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, यानी हमारे गेम में इन्वेस्ट करेंगे। अब ये बात सुनकर बाकी सभी लोग कहते हैं कि क्या क्या सच में, ओ माय गॉड, ये तो सच में अमेजिंग बात है। दूसरी तरफ हम लोग योजिन के फादर को देखते हैं जो कि अपने बेटे की तस्वीर मैगजीन के फ्रंट पेज पर ही देखते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ होता है कि एजिन के सॉफ्टवेयर प्रेसिडेंट यो जिन, जिसने कि अपनी फैमिली की वेल्थ को यानी फैमिली के पैसे को रिफ्यूज कर दिया और अपने दम पर ही काफी अच्छी सक्सेस हासिल की। योजिन के फादर और भी काफी सारे आर्टिकल्स पढ़ रहे होते हैं, मांग रहे होते हैं कि क्या इसमें कोई और आर्टिकल्स नहीं है क्या, बस यही लिखा हुआ है? जिन पे उसके बाकी सभी जो आसपास एम्प्लॉय बैठे होते हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं सर, अभी और भी आएगा सर, भविष्य में अभी और भी उन लोग उनके बारे में आर्टिकल्स आएंगे। जिस पे उसके फादर कहते हैं कि मैंने उसको इतनी बेहतरीन पोजीशन देने की सोची थी, लेकिन उसने इस बेकार से और घटिया सी छोटी सी कंपनी को स्टार्ट करने के चक्कर में मेरे उस ऑफर को मना कर दिया। इन सब बातों को साइड में रखते हैं, मैं तो अपने ग्रैंड चाइल्ड से मिलने के लिए बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ। और तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा गेट सा ओपन होता है और ये सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। इसके आगे दोस्तों ना यहाँ पर एक सीन दिखाया गया है, मतलब इसी गेट से रिलेटेड, जिसको कि आप लोग एक्स्ट्रा सीन भी कह सकते हो, जो कि हमारी एनिमे की स्टार्टिंग से भी पहले का सीन है, तो वो भी काफी दिलचस्प है जिसकी बात हम लोग कभी आगे करेंगे। और फिर से हम लोग योजिन और उसकी महिला मित्र को देखते हैं जो कि रॉक पेपर सीजर खेल रहे थे। और वो ऐसा क्यों कर रहे थे, तो एक्चुअल में यहाँ पर अभी इन लोगों की जो बातचीत थी वो बहुत ज्यादा आगे तक जा चुकी थी, एकदम घुल मिल गए थे। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि जो भी गेम को जीतेगा, हारने वाला उसका बैग उठा के घर तक ले जाएगा। और फिर क्या, आप लोगों को तो पता ही है आखिरकार कहानी का जो राइटर है वो किसे जिताएगा। मतलब ज्यादा सोचना वोचना नहीं है यार, उसकी जो महिला मित्र होती है वो इस गेम को जीत जाती है। और फिर सूहो को मजदूरी करनी पड़ती है उसका बैग उठाकर। बेसिकली हमारी इस कहानी का मेन कैरेक्टर, मतलब सेकंड मेन कैरेक्टर, वो बेचारा अब एक मजदूर बन गया है। मजदूर से याद आया जिन्वू भी एक समय बन गया था ना। सूहो कहता है कि ठीक है मैम। तभी सूहो आसमान में देखता है जिसपे उसकी महिला मित्र उससे कहती है कि क्या हुआ, कुछ अजीब देख लिया क्या तुमने आसमान में? सूहो कहता है कि अरे नहीं नहीं कुछ नहीं। तो एक्चुअल में वहां पर जिन्वू और मिस चाइन थी। मिस चाइन कहती हैं कि इस तरीके के नजारे को देखे हुए काफी लंबा समय हो गया है ना जिन्वू? और जिन्वू अपना मिस चाइन को उनके 16th साल गिरा पर एक गिफ्ट देता है जो कि एक लॉकेट होता है एक्चुअल में। और जिन्वू का हाथ देकर आप लोग समझ सकते हो कि एक्चुअल में जिन्वू हमारा काफी बूढ़ा हो चुका है, ओल्ड हो चुका है। और वो मिस चाइन को वो लॉकेट पहनाते हुए उनसे कहता है कि तुम पहले घर चली जाओ चाइन। मिस चाइन भी अरे सॉरी मिसिस चाइन भी जिन्वू से कहती हैं कि मैं तुम्हारे पीछे रहूंगी हरदम। और फिर एक दूसरे को किस करते हैं। अरे मुझे मत बोलना,
भाई इतना ही सीन दिखाया गया था, कहानी में भी इतना ही सीन है तो मैंने भी तुमको वही दिखा दिया है। मिस चाइन जिन्वू से कहती हैं कि तुम्हें ज्यादा समय तो नहीं लगेगा ना जिन्वू, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। और फिर मिस चाइन, अरे फिर से मिस चाइन, मिसिस चाइन वहां से चली जाती हैं और जिन्वू आसमान की तरफ देखता है जहां पर एक बहुत बड़ा सा गेट सा ओपन होता है। और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मिलता हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में।